जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास अपलोड होती है, जिसमें मैं आपके लिए 30 जी के जीएस के ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीआरपीएफ सीएम वाली तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी का कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट वाली तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी पुलिस या फिर रेडियो ऑपरेटर, मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इसमें जी के जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने हैं और बेहतरीन एक्सप्लेन के साथ, तो आप लोगों को डेली सुबह 7 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करने होगा। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। आ जाइए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी या फिर पश्चिमी, कौन सा तारा होता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ध्रुव तारा जो होता है पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है, और ये हमेशा पृथ्वी के अक्ष के उत्तर दिशा में स्थित होता है। ठीक है, तो उत्तरी तारे को पृथ्वी का, वो सॉरी, उत्तरी ध्रुव को ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि देखिए, ध्रुव तारे को उत्तर तारा भी कहते हैं, और ये सबसे चमकीला तारा है जो किसी विशेष समय में किसी भी खगोलीय ध्रुव ध्रुव के सबसे निकट दिखाई देता है। ठीक, और ये पृथ्वी की धुरी पर स्थित होने के रूप में स्थानांतरित नहीं होता है, जैसे कि पृथ्वी जो है वो स्थानांतरित होती रहती है, ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो पृथ्वी के किस ओर है ये? उत्तरी, मतलब इसे उत्तरी, हाँ, मतलब कि ये कहा गया है कि जो ध्रुव तारा होता है उसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ठीक, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? जो प्रोजेक्ट टाइगर था, ये दरअसल था क्या? आपको बता दें कि भारत सरकार ने केवल बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसको 1973 में शुरू किया था, 1973, और डेट थी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1973 को इसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब उसके बाद आपको बताएं तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। प्रोजेक्ट टाइगर को एक वैधानिक प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको एनटीसीए कहा गया, ठीक, इसके तहत वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2006, ये एक इसमें संशोधन किया गया था 2006 में, के माध्यम से परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और इसे कब एक आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो ये 1879 में इसकी घोषणा की गई थी। और आपको बता दें कि 1933 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में फिर से इसे विकसित किया गया, और इसे 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था। और जबकि एक आरक्षित वन घोषित करना, इसको 1879 में ही कर दिया गया था। ठीक, यहाँ के जंगलों को बारहसिंघा के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। किसको? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगर पूछा जाए कि इसमें किस जीव के लिए इसको मतलब इसको प्रसिद्ध किया गया है, तो वो बारहसिंघा है। ठीक है, इसे कान्हा आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से गोंडवाना या गोंडों की भूमि का एक हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लखनऊ समझौता 2016 किन दो के मध्य हुआ था? तो इसमें आपको बताना है कि जो लखनऊ समझौता था, यानी लखनऊ का जो समझौता था, वो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के मध्य हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, और नरम और गरम दल के मध्य। तो जो लखनऊ पैक्ट था, यानी लखनऊ समझौता था, तो ये किसके मध्य था? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता था। इसमें हुआ ये था, मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कि लखनऊ समझौता कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम के बीच हुआ था। जो कि समझौते के प्रावधान क्या थे? भारत में स्वशासन, ठीक, भारतीय परिषद की समाप्ति, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, केंद्र सरकार में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सभी समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जब तक सभी द्वारा संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग नहीं की जाती। तो ये रहे पूरा समझौते की लाइन। दोस्तों, ये हुआ था आपका 124 का सी, और जबकि हुआ कब था? 1916 में। ठीक, चलिए, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जो जंगली गधे होते हैं, गधे, उनका, तो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में, या फिर बिहार में। तो 125 का जो सही ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात में था, और ये पूरे छोटे रण के कच्छ को भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, और ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गुजरात में स्थित है। कच्छ के लिटिल रण में गधे फ्लैट घास के ढके हुए विस्तार से आकर्षित होते हैं, जिन्हें दांव या द्वीप के रूप में
जाना जाता है, जहाँ मोटे घास मानसून में झड़ते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग क्या संदर्भित करता है, मतलब कि उसकी डेफिनेशन के बारे में। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन, चट्टानों की शक्ति का माप, या फिर इनमें से सभी। तो 126 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन जो होता था ये कार्बन डेटिंग करता था। ठीक है, देखिए कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी समय जीवित सामग्री की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ में जीव है तो उसके लिए उसकी आयु कैसे पता की जाए, वो कार्बन डेटिंग की वजह से पता करते हैं। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक नमूने में मौजूद कार्बन के विभिन्न समस्थानिकों की सापेक्ष मात्रा के आधार पर एक कलाकृति या जैविक अवशेष की उम्र के अनुमान लगाने की एक विधि है। ठीक है, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, ये उम्र पता चलता इससे चलती थी। ठीक है, संविधान ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 21 मई 1949, 24 मई 1950, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, या फिर 14 नवंबर 1949, सॉरी 13 नवंबर। तो 127 का तो बहुत ही प्रचलित ये क्वेश्चन रहा, तो 24 नवंबर 1950 को ऐसा किया गया था। आपको बता दें कि देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया। इससे पहली बार जो गाया गया था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। आपको अगर पता हो तो ये जो है कब गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन में। ठीक, जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तब यह गाया गया था। पूरे गीत में 5 श्लोक हैं। पहले श्लोक में राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण है। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का बजने का समय जो है वो 52 सेकंड तय किया गया है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे नोट कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी डेली क्लासेस आपको मिल सके जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? 128 जो बायो मैग्नीफिकेशन है ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि बायो मैग्नीफिकेशन जिसे जैव प्रवर्धन या जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है, यह एक खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर सहिष्णु जीवों के ऊतकों में कीटनाशकों जैसी किसी विष की कोई सांद्रता है। और आपको बता दें कि ये अक्सर उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिससे कुछ पदार्थ जैसे कीटनाशक या भारी धातुएं झीलों, नदियों और समुद्र में अपना काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 129 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है कवक, मृदा, प्रोटीन या फिर फास्फोरस। आपको बता दें कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम के जो 2 घटक होते हैं वो एक होता है जैविक यानी बायोटिक, एक होता है अजैविक अबायोटिक। ये 2 घटक होते हैं। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है तो 129 का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा फंगी यानी कवक। जैविक घटकों के अलावा अन्य घटक जो वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है वो अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक, ये बात सभी को पता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक जीवों के लिए पानी और ऑक्सीजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। किसके लिए? जैविक घटकों के लिए। और अजैविक घटक क्या है? वो है पानी, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? ये अजैविक घटक हैं। तो जो जैविक घटक शब्द का अर्थ जो है जीवों से संबंधित है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक को संदर्भित करते हैं जिसमें जटिल समुदायों में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की आबादी शामिल है। जैविक कारकों के उदाहरण जो होंगे जैविक के, वो होंगे आपके कवक, बैक्टीरिया, खमीर आदि। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, कहाँ पे? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या फिर नागासाकी में। तो 130 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा एम्स्टर्डम। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। और ग्रीन पीस एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका लक्ष्य पृथ्वी की अपनी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एक सामान्य संगठन के रूप में एक वैश्विक नेटवर्क है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक स्टिचिंग है यानी साधारणतया नीदरलैंड कानून के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो 131 का जो सही ऑप्शन होने वाला है, देखिए द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन, कहाँ पे? तो 131 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
यहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो सबसे ज़्यादा है। आप बता दें कि आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का स्थान आता है। ठीक है। जल प्रदूषण उप सतह भूजल में या झीलों, धाराओं, नदियों, खाड़ियों और महासागरों के पदार्थ के रिसाव उस बिंदु तक जहाँ पदार्थ पानी के लाभकारी उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। 132 देखेंगे तो इसमें कह रहा भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रैन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है या फिर दाब प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन जो हैं, डेक्कन एरियाज, वो शुष्क हैं। 132 का जो सही ऑप्शन होगा है वो रैन शैडो प्रभाव के कारण। ठीक है। 133 देखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 133 का जो सही ऑप्शन वाला है 1972 में हुआ था। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसको मैंने अभी जस्ट बताया। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो रिपीट होते हैं, उनकी मैं विस्तृत व्याख्या भी करता हूँ, लेकिन आप लोग अगर लगातार मेरी क्लासेस देखते हैं, आज आपका 25वां प्रैक्टिस सेट अपलोड होने जा रहा है। इसके पहले और भी हुए हैं जो कि SSC जी के नाम के प्लेलिस्ट में सारे सेव हुए हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। वायुमंडल के ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? 134 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सूर्यातप। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? आयरिश के संविधान से लिया गया था। आयरिश का मतलब क्या है कि देखो 135 का जो सही है USSR। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से ली गई थी और 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1972। और आपको बता दें कि 1976 और 1978 में 44वां हुआ था। ठीक है। आपको बता दें कि इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है। जब इसका संशोधन किया गया था तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। फिर उसके बाद अपने बच्चे जो कि 6 से 14 साल तक की आयु के वार्ड में शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ये कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा की जोड़ा गया था। तो टोटल 11 हो गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? जो सर्वाधिक यानी मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन 136 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शांत वैली। ये जो केरल की साइलेंट वैली है, ये सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय होता है। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा बायोम कहाँ है, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो साइलेंट घाटी में, शांत घाटी में। ठीक है। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? जो LPG के संबंध में, तो इसका जो सही एक ऑप्शन है वो है मीथेन उत्सर्जन करने वाला क्या है, ये LPG नहीं होता है। ठीक है। जो मीथेन उत्पन्न करे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताने हैं, तो आपको अभी मैं बताते आ रहा हूँ कि जैविक अजैविक इसके 2 ही घटक होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें या फिर अगर इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र सभी जीव जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मनुष्य के साथ साथ भौतिक परिवेश एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। कौन? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। और इसके जो घटक होते हैं 2 होते हैं, जैविक और एक अजैविक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और विघटन शामिल है और जो सभी जीवित चीज़ों जिनका पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव, ये सभी क्या जैविक हैं। अजैविक की बात करते हैं तो पत्थर, पानी, हवा, ये सब है। ठीक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 139 क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है कि मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज साउथ, नॉर्थ, साउथ, तो कितने डिग्री है? 139 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। देखिए मकर रेखा और ये दक्षिणी गोलार्ध है, मतलब इसका मतलब साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। मकर रेखा जो पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो कि 22.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर है। मकर रेखा जो है, मकर रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, मतलब मोस्ट बायोम वाली जो जगह होती है। ठीक है। कर्क रेखा विश्व में भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में 13.5 डिग्री पर पश्चिमी से पूर्वी की ओर एक अक्षांश रेखा खींची गई है। ठीक है।
मतलब ये फाइनली ये बात क्लियर है कि जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो इकोसिस्टम है यानी कि पारिस्थितिक तंत्र है, इसका जो उपयोग इस वर्ड का किया गया था, ये किया था सबसे पहले डॉक्टर A.G. टांसले ने। ठीक। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय है जिसमें जीवित और गैर जीवित दोनों ही घटक हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए होंगे और बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो डेली ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग डेली सुबह 7 बजे क्लास अटेंड करें और डेली ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है डेली देखें। इस वीडियो में तो दोस्तों जय हिंद।